हेलो स्टूडेंट, दिस इज विवेक पांडे। बहुत बहुत स्वागत है ऑफिस अड्डा पे। दोस्तों आज हम एक क्विक रिवीजन आईटी इलेक्टिव का एग्जाम है, क्विक रिवीजन करेंगे जहां पे सारे टॉपिक को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। जितने भी कैंडिडेट मैं आपको बता दूं, इससे पहले दो वीडियो हम लोगों ने करा है। एक हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन करा और फिर एमसीक्यू सेशन भी किया है। और आज मैं क्या करूँ, जब थ्योरी हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 तक हम लोग जा पाए थे। आज मॉड्यूल 3 के कुछ सेगमेंट है, मॉड्यूल 4 के सेगमेंट है जो आज के वीडियो में, और फिर ये आगे गो थ्रू करके हम लोग कंप्लीट। तो एक क्विक रिवीजन की तरह इसको लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको ये पता है, अगर हम मॉड्यूल सी में है हमारे पास चीजें क्या क्या करने के लिए, मॉड्यूल सी में हमारे पास चीजें करने के लिए जैसे मेरा बैंकिंग सॉफ्टवेयर से चीजें हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक क्लेम सेटलमेंट से आ रही है, प्लास्टिक मनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड बैंकिंग है, फिर आईटी एक्ट से चीजें हैं जो देखने को आपको मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और मॉड्यूल 2 में जो है पूरा पार्ट है वो सिक्योरिटी का पार्ट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मॉड्यूल सी में, सबसे पहले ई लर्निंग एनवायरनमेंट पे हमारा है। तो व्हाट इज ई लर्निंग, तो याद रखिएगा सिस्टम ऑफ लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्पेशली द इंटरनेट, ट्रेनिंग मटेरियल्स एंड इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन दैट इज डिलीवर इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द वेब थ्रू ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट और वाया सीडी रॉम इज नॉन एज ई लर्निंग। ई लर्निंग कहने का मतलब है हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पढ़ाई करते हैं, उसे ई लर्निंग कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द केस अभी के टाइम में क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो मेरा ई लर्निंग होता है। अभी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ये मेरा ई लर्निंग का ही पार्ट है। मीडियम कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। आप लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। इन ट्रेडिशनल जो ई लर्निंग का पार्ट था वो रिकॉर्डेड वीडियो चलता था, वहाँ पे सीडी एंड डीवीडी वगैरह का यूज करते थे। सिंपल सा आसान भाषा, सिस्टम ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो वो हमारा क्या गया, ई लर्निंग का पार्ट हो गया, ठीक है। ई लर्निंग के बारे में एलसीएमएस होता है। एलसीएमएस है क्या, एलसीएमएस इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टी यूजर एनवायरनमेंट वेयर डेवलपर कैन क्रिएट, स्टोर, रीयूज, मैनेज एंड डिलीवर द डिजिटल लर्निंग कंटेंट फ्रॉम ए सेंट्रल ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। एलसीएमएस क्या होता है, एक लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो एक मल्टी यूजर एनवायरनमेंट है। मल्टी यूजर एनवायरनमेंट है एलसीएमएस, हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट करके देता है जहां पे डेवलपर क्या कर सकता है, कंटेंट को क्रिएट कर सकता है, स्टोर कर सकता है, रीयूज कर सकता है, मैनेज कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, ठीक है। इसे ये सिंपल सा बात है। हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हम सॉफ्टवेयर में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अपलोड को बार बार रीयूज करते हैं, ये पूरे सिस्टम को कहा जाता है एलसीएमएस कहा जाता है, ठीक है। तो एलसीएमएस में क्या है, क्रिएट पार्ट आता है, क्रिएट, स्टोर, रीयूज एंड मैनेज एंड डिलीवर, ये सारा एलसीएमएस का पार्ट हो गया। इसी का एक सब पार्ट होता है एलएमएस। एलएमएस का क्या काम हो गया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, मैनेज द प्रोसेस। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसका काम क्या, मैनेज द प्रोसेस सराउंडिंग द लर्निंग, यानी कि क्रिएट, स्टोर, रीयूज, मैनेज है। ये काम हो गया किसका, ये काम हो गया एलसीएमएस का। अब उसको मैनेज, ये सराउंडिंग एंड एलसीएमएस मैनेज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट जस्ट ओवर द सेम नेम लिस्टिंग। तो याद रखिएगा एलएमएस और एलसीएमएस बस अंतर ये है कि एलसीएमएस मेरा क्रिएट, स्टोर, रीयूज एंड मैनेज का काम करता है, और जो मेरा एलएमएस होता है वो मैनेज द प्रोसेस सराउंडिंग द, उसके अंदर सारे प्रोसेस को मैनेज करने का काम करता है, ठीक है, सराउंडिंग द लर्निंग। एलसीएमएस अलाउ यूजर टू क्रिएट, रीयूज स्मॉल यूनिट डिजिटल इंस्ट्रक्शन कंटेंट द यूज ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। क्रिएट करना और सराउंडिंग को मैनेज करने का काम कौन करता है, वो मेरा एलएमएस करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ई लर्निंग का स्टैंडर्ड करते हैं। ई लर्निंग का स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड में आता है कि कोई भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजाइन करे तो वहाँ पे मेटा डेटा होना चाहिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन डेटा अबाउट डेटा है, पहला चीज होगा। कंटेंट पैकेजिंग होनी चाहिए। मेटा डेटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन डेटा अबाउट डेटा, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन डेटा अबाउट डेटा, इन्फॉर्मेशन डेटा अबाउट डेटा है, उसे हम लोग कहते हैं मेटा डेटा कहते हैं। ये इसका पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद कंटेंट पैकेजिंग हो गया। कंटेंट पैकेजिंग कहने का मतलब क्या हो गया, कंटेंट पैकेजिंग कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, सिंपल सा याद रखिएगा, एक ऐसा सिस्टम, एक कंटेंट पैकेजिंग कहने का मतलब यहाँ पे यही हो गया, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बेसिकली होता, कंटेंट पैकेजिंग का मतलब यहाँ पे यही हो गया, एक ऐसा सिस्टम जिसमें अलग अलग मॉड्यूल एक जगह आपको दिया है, कंटेंट को क्रिएट, रीयूज कर रहे हैं और मैनेज। तो कोई भी अगर ई लर्निंग अगर आप डेवलप, एक हमारा कंप्लीट पैकेज होना चाहिए जिसमें सारे कंटेंट आपको एक साथ देखने को मिल जाए। तो गोल ऑफ कंटेंट पैकेज स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड इज टू इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रांसफर कोर्स एंड कंटेंट फ्रॉम वन लर्निंग सिस्टम टू द अनदर। अगर मेरा कंप्लीट पैकेज बना है तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर भी कर सकते हैं कल के डेट में। अगर मान लीजिए मेरा सॉफ्टवेयर इंटरफेस चेंज हो गया तो वो भी काम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। दिस इज क्रूशियल बिकॉज कंटेंट कैन बी पोटेंशियल बी क्रिएटेड बाय वन टूल्स, ठीक है, मॉडिफाइड बाय अनदर टूल्स, स्टोर्ड एंड रिपोजिटरी मेंटेन्ड बाय द वन वेंडर एंड यूज्ड टू डिलीवर एनवायरमेंटल प्रोड्यूस बाय डिफरेंट सप्लायर। कंटेंट पैकेज इंक्लूड बोथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ दे आर टू बी पुट टुगेदर टू फॉर्म लार्जर लर्निंग यूनिट्स। कहने अभी जो हम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी पढ़ने का जो कंटेंट हम दे रहे हैं, वीडियो में क्रिएट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड किसी सॉफ्टवेयर कैमरा से हो रहा है, ठीक है, और ये किसी और सॉफ्टवेयर में जाएगा, फिर वो किसी सर्वर पे अपलोड होगा। तो मल्टीपल टूल्स है, मल्टीपल अलग अलग टूल्स है जो कंबाइन करके ये टूल्स आपको प्रोवाइड, ये सेशन से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से कंटेंट पैकेजिंग ही तो हो गया। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगले पॉइंट पे है, ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा क्या है, वो है हमारा लर्नर प्रोफाइल। आप किसी भी, आप कोई भी अगर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हो तो हमारे लर्नर का प्रोफाइल बनना चाहिए। आप हमारी क्लासेस लेते हैं, कितनी क्लास आपने लिया है, कितने क्लास आपने नहीं लिया, आपने कितना ड्यूरेशन देखते हैं, किसका पीडीएफ आपने डाउनलोड किया है, नहीं किया, ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास होता है। तो एक बेस्ट अगर हम बात करते हैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में क्या होता है, तो कंटेंट लर्नर का प्रोफाइल भी हमारा यहाँ पे होना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आता है। अगला पॉइंट क्या है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे बेसिकली यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। अगर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अगर हमें डेवलप करना है तो लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। के स्टैंडर्ड क्या होता है, सिंपल सा बात है कि भाई कोई
कोई भी काम करेंगे तो उसका कुछ तो मानक होगा, स्टैंडर्ड। जस्ट लाइक यू कैन कोरिलेट दैट, अगर हम कोई वीडियो दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला बच्चा जो मेरा है वो लो बैंडविड्थ में भी क्लास को देख सके, तो क्यों हम भाई 4K वीडियो क्यों प्रोवाइड करें। अगर हम 480 पे वीडियो देते हैं तो मतलब मेरा ऑडियंस, अगर मान लो कि यार वी हैव ऑडियंस फ्रॉम रूरल एरिया एंड देयर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज टू लो, तो हाउ कैन व्हाई यू प्रोवाइड द लार्जर क्वालिटी वीडियो। यस, इफ यू हैव डिलीवर द वेब डेवलपमेंट टाइप कोर्स, वी हैव डेवलपर द रिकॉर्डेड वीडियो, इन दैट मोड वी प्रोवाइडेड द 4K वीडियो। लेकिन जब अगर मुझे लाइव देना है वीडियो, अगर मुझे लाइव कंटेंट है, अगर बच्चा इंटरनेट के माध्यम से देख रहा है तो जाहिर सी बात है थोड़ा कंटेंट क्वालिटी रिड्यूस, इस तरह करके ये मानक है, दैट इज द स्टैंडर्ड। और लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड पे यहाँ पे काम करता है, ठीक है, लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे काम करता है जो स्टैंडर्ड को मतलब हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बिल्कुल, तो कौन कौन सा है, AICC हो गया, AIEEE हो गया, AICC हो गया, उसके बाद हमारा AIEEE हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हमारा, जैसे कि आपने सुना होगा कि वाईफाई का स्टैंडर्ड होता है IEEE 802.11 होता है, ठीक है। अगर आपने सुना होगा IEEE 802.3 है, ये मेरा वाईफाई का स्टैंडर्ड है, ये मेरा वाईफाई का स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। ये मेरा लैन का स्टैंडर्ड हो गया, ये मेरा लैन का स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये मेरा हो गया। और तीसरे पॉइंट, तो तीसरा मेरा होता है जैसे ब्लूटूथ का होता है IEEE, ब्लूटूथ का होता है IEEE 802.15, ये मेरा ब्लूटूथ का होता है। तो दिस इज द वे। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें क्या होती है, ठीक है। चलिए, ठीक है सर। AICC का मतलब क्या हो, AICC का मतलब होता है एविएशन इंडस्ट्री कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कमेटी, ठीक है। एविएशन इंडस्ट्री कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, AICC का फुल फॉर्म हो रहेगा एविएशन इंडस्ट्री कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कमेटी, एविएशन इंडस्ट्री कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कमेटी। ये IMS के बारे में यहाँ पे बात कर लेते तो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा IMS। तो IMS बिल्कुल, IMS मेरा क्या होगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम हमारा हो गया, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमारा हो गया इसके बारे में। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा करके ये सारे स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कामों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड दिए, जैसे डिवाइस के लिए ये हो गया, ये मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया, और ये क्या दिया कि कंप्यूटर में कंटेंट जा रहा है तो किस तरह होना चाहिए लर्निंग। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के मानक है जो इस्तेमाल हो लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम बात करते हैं AICC एविएशन इंडस्ट्री CBT कमेटी, ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, एक लाइन बस बता देते हैं। इज एन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोफेशनल दैट क्रिएट CBT रिलेटेड गाइडलाइन। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन जो भी एग्जाम होता है ना, CBT हम लोग कहते हैं। CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इसने एक कमेटी है जिसने कुछ मानक दिया है कि भाई आपको ना इतना इस तरह का क्वेश्चन देना चाहिए, आपको ये फॉन्ट साइज और कलर होना चाहिए, बैकग्राउंड का इस तरह होना चाहिए। दैट इज द वे। हम कोई भी वहाँ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कर सकते, कोई भी रंगीन बिरंगी नहीं कर सकते। तो वेब पेज का ये होना चाहिए। ये मानक देने का काम कौन किया, AICC दिया कि CBT रिगार्डिंग इन्होंने ये दिया। AIEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर रिकॉग्निशन फॉर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर। जैसे इसका स्टैंडर्ड मैंने बता ही दिया कि क्या क्या होता है। उसी प्रकार IMS इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, अच्छा इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है अनदर पॉपुलर ई लर्निंग स्टैंडर्ड फोकसिंग ऑन मोस्टली मेटा डेटा। ये मेटा डेटा पे काम करता है। मेटा डेटा क्या ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इन्फॉर्मेशन डेटा अबाउट डेटा को मेटा डेटा कहते हैं। सच एज अ मेटा डेटा आर टेकिंग ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्ट, इट आल्सो द स्पेसिफिकेशन टू डिफाइन हाउ द LMS कैन कम्युनिकेट विद द बैकएंड एप्लीकेशन। कोई भी LMS है, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, बैकएंड कम्युनिकेशन से कैसे बैकएंड यानी कि सर्वर सॉफ्टवेयर डेटाबेस ये सबसे कैसे कम्युनिकेट करेगा, वो चीज हमें कौन सिखा रहा है, तो वो चीज मुझे यही सिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है ADL एडवांस डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग इज अ US गवर्नमेंट स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसर्च एंड डेवलप स्पेसिफिक टू इनकरेज द एडॉप्शन एंड एडवांसमेंट ऑफ ई लर्निंग, ठीक है। तो ये एक US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या करता है, रिसर्च एंड डेवलप स्पेसिफिक टू इनकरेज द एडॉप्शन एंड एडवांसमेंट ऑफ ई लर्निंग के बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद है मेरा SCORM। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एग्जाम में बहुत बार, इससे आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिला है, ठीक है। SCORM के बारे में आपका क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो सेरेबल कंटेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस मॉडल, सेरेबल कंटेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस मॉडल है, ठीक है। इज अ सूट ऑफ टेक्निक स्टैंडर्ड दैट इनेबल वेब बेस्ड, ठीक है। सेरेबल कंटेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस मॉडल, ठीक है। Is a technical standard that enable web-based learning and content management system to find, import, share, reuse and export learning content in a consistent manner में। In addition, it allow us tracking report to be generated based on the learning। यानी क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल है रिपोर्ट को ट्रैक करना, जनरेट कर उसके लिए इस्तेमाल। तो SCORM standard is the method of communication between the e-learning course and SCORM comfortable learning and content management system, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया सेरेबल स्टैंडर्ड द मेथड ऑफ, ठीक। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या है, ये स्टैंडर्ड के बारे में हो गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग, अगर सेरेबल कंटेंट ऑब्जेक्टिव रेफरेंस मैनेजमेंट पर अगर हम काम करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो एडॉप्टेबिलिटी होना चाहिए, कोई भी उसको अडॉप्ट कर सके, अफोर्डेबल होना चाहिए, कोई भी अफोर्ड कर सके। जाहिर सी बात ऑनलाइन लर्निंग है वो अफोर्डेबल है। ऑफलाइन क्लासेस ले रहा है तो 10,000 20,000 का जो कोर्स है वो कोर्स आप 10,000 2,000 में भी ऑनलाइन में मिल रहा है, तो दैट इज अ बेनिफिट। तो ड्यूरेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल यानी लॉन्ग लास्टिंग। सबसे अच्छा ऑनलाइन का एक अच्छा बात है ना कि भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में तब आप उसको देख सकते हो, दैट इज अ ड्यूरेबिलिटी। आफ्टर दैट मैं बात करता हूँ SCORM रिक्वायर्ड द कोर्स कैन बी रन ऑन डिफरेंट लर्निंग एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अलग अलग सिस्टम पे भी ये काम
काम कर सके, द मीन्स दैट द इंस्ट्रक्शन कमिटमेंट डेवलपमेंट इज वन लोकेशन कैन बी यूजर और कंबाइन विथ अनदर सेट ऑफ टूल्स और प्लेटफॉर्म टू अनदर लोकेशन। कहने का मतलब है कि मैंने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर दिया है कि यार अगर डेवलप कहीं और हुआ है, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है, इसका बैकएंड कुछ और होता है, ऐसा सिस्टम डेवलप चाहिए कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी ये काम कर सके। इसको सरल भाषा में आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ विंडो पोर्टेबल हो जाए या फिर सिर्फ एंड्रॉइड पे ही काम करने, इट्स कैन बी रन द ऑन द डिवाइसेस। तो इस तरह से इसको हम लोग डेवलप करना चाहिए, दैट इज द थिंग। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा है इंस्ट्रक्शन डिजाइन मॉडल। अगला है मेरा इंस्ट्रक्शन डिजाइन मॉडल। इंस्ट्रक्शन डिजाइन मॉडल, द मोस्ट कॉमन मॉडल यूज फॉर क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल इज द एडाई मॉडल। ठीक है, दिस एक्रोनिम्स स्टैंड फॉर द 5 फेजेस। का मतलब क्या है? तो एनालिसिस, डिजाइन, डेवलप, इंप्लीमेंट। कोई भी इंस्ट्रक्शन को अगर डिजाइन करना उसके 5 फेजेस है। पहला फेज आपका एनालिसिस है, ए का मतलब, फिर डिजाइन हो गया, ठीक है, डिजाइन हो गया, और तो तीसरा मेरा डेवलप होगा, तीसरा मेरा डेवलप होगा, चौथा मेरा इंप्लीमेंटेशन होगा, और पांचवा मेरा इवैल्यूएशन होगा। तो ये हमारा, तो दैट इज द यूज ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन डेवलप, इंस्ट्रक्शन डिजाइन मॉडल। ये इसके बारे में हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर हमारे वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम के बारे में बात करते हैं। आज के डेट में वीआर, एक दो नई टेक्नोलॉजी आ गई। आपको पता है कि वीआर आ गया है, एक वीआर आ गया है और एक आपका एआर आ गया है। तो वीआर क्या है? वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, वीआर क्या है मेरा? तो वर्चुअल रियलिटी है मेरा, ये याद रखिएगा। एआर क्या है? तो ऑगमेंटेड रियलिटी। ये मेरा क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी है वो इसका पार्ट है। तो ये याद रखिएगा, वर्चुअल रियलिटी है और ऑगमेंटेड रियलिटी है, ये मेरा पार्ट हो गया। तो वर्चुअल रियलिटी हो गया और ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया। तो अगर मैं बात करता हूँ वर्चुअल का, द रिसेंट ट्रेंड इन कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन इज टू मूव बियॉन्ड ट्रेडिशनल वे टुवर्ड मोर इंटरेक्टिव हाइपर मीडिया वेयर कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी आर कंबाइंड टू मेक फ्लेक्सिबल कनेक्शन। दिस मेथड कंबाइन मीडिया सच एज राइटिंग, फोटोग्राफ्स, वीडियो, साउंड, ग्राफिक्स एंड कंप्यूटिंग द व्हाट टू इज कॉल्ड द वर्चुअल क्लासरूम। ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम आपको प्रोवाइड किया, और आज के डेट में एआई में आपको तो वर्चुअल रियलिटी भी दिया। ये एआई के टूल्स हैं। एआर में क्या होता है? एआर में जो इमेज आपको 360 में दिखता है उसको एआर कहता है, जो 360 में दिखता है उसको एआर कहते हैं। तो ये हमारे वर्चुअल क्लासरूम की ही हमें आजकल प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर बात करते हैं वर्चुअल क्लासरूम, अगर हमको क्रिएट करना चाह रहे हैं वर्चुअल क्लासरूम, अगर हम क्रिएट करना, आजकल तो 3D क्लासेस आ गई है ना, तो वही एक तरह से वर्चुअलिटी है। तो वहाँ वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए। अगर हम कोई वर्चुअल रियलिटी पे बात कर रहे हैं तो एक फीचर आपका वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए। ठीक है, द फुल इंटीग्रेटेड मल्टीवे फुल डुप्लेक्स ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ द इंस्ट्रक्शन टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज द स्टूडेंट हु इज स्पीकिंग राइजिंग। तो एक वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए, शेयरेबल व्हाइट बोर्ड बैठ के क्लास लेते हैं, या कभी भी आपने पेड क्लास वगैरह देखा होगा तो आप बोर्ड शेयर कर सकते हैं। तो अगर कोई भी वर्चुअल क्लास, यानी जो हमारा ऑनलाइन क्लास है, अगर हम क्या कर सकते हैं, हम कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शेयर कर सकते हैं। हम लोग विदाउट, हम लोग व्हाइट बोर्ड है वो हम लोग शेयर कर सकते हैं, लाइव प्रेजेंटेशन है, शेयर व्हाइट बोर्ड कर सकते हैं, शेयर व्हाइट बोर्ड कर सकते हैं, मल्टी यूजर इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड मार्कअप इंक्लूडिंग कंटेंट क्रिएटिंग ब्रेकआउट रूम कैन सेव और लेटर रिव्यू। लाइव प्रेजेंटेशन टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, पीपीटी जो हम लोग दिखाते हैं वो यहाँ पे हम बहुत सारा स्टैट्स दिखा सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं इनबिल्ट जो यहाँ पे दिखाया जा सकता है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से। तो दिस इज द यूज ऑफ, दिस इज द स्टैंडर्ड। अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे फीचर है अगर कोई भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात आता है बैंकिंग सॉफ्टवेयर। अगर जो टूल्स है, तो आपने ई लर्निंग के सारी चीज़ों को देख लिया, ई लर्निंग में क्या क्या इस्तेमाल किया था, टर्मोलॉजी आपने समझ लिया। ठीक है, आपका सौरम हो गया या AI ट्रिपल, ये सबसे ही चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम, एक पूरा इंटरफेस दिमाग में बैठ गया। ई लर्निंग क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, कौन कौन सा स्टैंडर्ड पे काम करता है, उसके फुल फॉर्म क्या हो गया, उसकी यूटिलाइजेशन क्या हो गया, एग्जाम में इससे चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। अगले पॉइंट पे क्या है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर पे बात करते हैं। बैंकिंग सॉफ्टवेयर मेरा क्या है, तो मेरा है कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर। अगर पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट मेरा क्या है, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर। तो अगर हम यहाँ पे पहला हो गया कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, तो पहला है आप लोग इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर, कोर बैंक रिलेटिंग टू द डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ट्रेजरी, मनी मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज। द कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर कवर्स रिटेल बैंकिंग आल्सो। ये रिटेल बैंकिंग में भी इस्तेमाल किया था। उसके बाद बैंक से एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम लोग बैंक में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपको अगर मान लीजिए कि पटना, अगर आप मुंबई ब्रांच में है और मुंबई ब्रांच में आप दिल्ली ब्रांच का भी काम कर सकते हैं, दैट इज अ कोर बैंकिंग। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप लोग बहुत कोरिलेट कर पाएंगे कि अगर मेरा ब्रांच, मेरी अकाउंट है मुंबई ब्रांच में है, लेकिन अगर मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली में भी अपना बैंकिंग सिस्टम हैंडल कर सकता हूँ। दैट इज एडवांटेज ऑफ कोर बैंकिंग। तो वो सॉफ्टवेयर हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैंकिंग में। बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर जो आप लोग का पैरोल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, पेंशन के लिए किया जाता है। MIS रिलेटेड सॉफ्टवेयर जैसे मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम हम लोग कहते हैं, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो इसका पार्ट हो गया, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो इसका पार्ट है, याद रखिएगा। रिकॉन्सिलेशन एंड सेटलमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, सेटलमेंट सॉफ्टवेयर जिसमें RTGS, IBR, ये सब चीज़ को रिसेटलमेंट करने के लिए भी हम लोग वहाँ पे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। आप RTGS से करते हैं तो सेटलमेंट किया था, मतलब बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वो भाई उसके अकाउंट में हम है भी कि नहीं अकाउंट, या एग्जिस्टिंग है नहीं, पैसा है भी कि नहीं, तो ये सारा सेटलमेंट के लिए भी सॉफ्टवेयर अलग से इस्तेमाल किया था, जिसको हम लोग कहते हैं रिकॉन्सिलेशन सेटलमेंट सॉफ्टवेयर। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम भी इसके अंदर आ जाएगा, इंटर ब्रांच रिकग्निशन आ जाएगा रियल टाइम। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर भी हम लोग बैंक में इस्तेमाल किया जाता है। नॉन बैंकिंग जैसे कि हम बात करते हैं आज के डेट में हमारा बैंक क्या सिर्फ बैंकिंग का काम नहीं करता, नॉट ओनली फॉर डिपॉजिट एंड विड्रॉ, वो अलग अलग सर्विसेज भी आजकल आप लोग भी देख रहे होंगे कि आपका टारगेट सिर्फ अकाउंट ओपन करवाने, आपको म्यूचुअल फंड भी शेयर बेचना है, आपको लोन भी देना है, आपको कार लोन भी देना है, आपको बाइक लोन भी देना है। तो दैट इज द मेन बिजनेस मॉडल ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो इसके लिए भी अलग अलग सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट हो गए हैं, अलग अलग इनबिल्ट टूल्स हमारे सॉफ्टवेयर में। आप कोई भी बैंकिंग ऐप में देखोगे तो हर काम के लिए अलग अलग, आपको बैंकिंग फाइनेंस से कोई भी रिलेटेड टास्क है, ऑल द ऑप्शन आर अवेलेबल ऑन द बैंक। इंश्योरेंस है उसके पास, लोन है उसके पास, आपको म्यूचुअल फंड करना है उसके
उसके पास, आपको शेयर मार्केट करना है उसके पास, आपको ट्रेडिंग, ऑल सर्विसेज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मार्केट इज अवेलेबल इन द बैंकिंग सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा इसके बारे में हो गया, ठीक है। उसके बाद करते हैं आईबीएस के बारे में। आईबीएस क्या है? इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम है। द आर्किटेक्चर ऑफ इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम शुड बी द मेंटेन विद अ क्लियर फोकस ऑन इंश्योरिंग व्हाट द सिस्टम इज रोबस्ट, ठीक है, ठीक है। The architecture of internet banking system should be maintained with a clear focus to ensure that the system is robust, expandable, and expensive to change and isolated from the underlying platform. तो आर्किटेक्चर ऑफ इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम कहने का मतलब यही तो इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम हो गया। तो शुड बी मेंटेन विद अ क्लियर फोकस टू इंश्योर दैट द सिस्टम टू रोबस्ट, एक्सपेंडेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू चेंज एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म इशूज दैट विल द चेंज ओवर द यूजेबल लाइफ ऑफ द सिस्टम विदिन दिस स्ट्रक्चर अटेंशन मे बी केप्ट ऑन एबिलिटी ऑफ द यूजर टू रिस्पॉन्ड टू मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है, to market, ensuring the ability to maintain the computational edges in the changing industry, ठीक है, in the changing industry. The core of an IBS is generally based on a relatable database system. The database consists of a various related database table relating to the different function like deposit, loan, forex, customer information etc. तो इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम कहने का मतलब क्या होगा? एक ऐसा आर्किटेक्चर, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल सर्विसेज आपको एक प्लेटफॉर्म पे दिया, तो इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम के तहत लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है, तो कोर बैंकिंग सिस्टम इज अ सिंपल वर्ड और वर्ड्स सीबीएसई बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड बाय द ग्रुप ऑफ नेटवर्क बैंक branches where the customer may access their bank account and perform basic transfer from any of the member branch, ठीक है। तो ये मैंने इसका एग्जांपल भी दे दिया, ठीक है। सीबीएस इसी पे काम करता है। सीबीएस इज अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेस व्हिच अलाउ कस्टमर टू मैनेज देयर अकाउंट एंड यूज वेरियस बैंकिंग फैसिलिटी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज द कोर बैंकिंग सिस्टम। आसान भाषा में आपने जो इस्तेमाल किया और ये आपको रिलेट भी कर पा रहे होंगे, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा चैलेंजेस यहाँ। तो कोर बैंकिंग सिस्टम से भी आपसे चीजें आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। उसके बाद सीबीएस की अगर कोर बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे रिक्वायर्ड क्यों है? टू मीट द डायनामिकली चेंजेस मार्केट। आज मेरी जॉब अगर दिल्ली में, कल मैं मुंबई चला जाऊंगा, फिर बैंगलोर चला जाऊंगा, अलग अलग सिटीज में, तो क्या मैं अपना बैंक चेंज करता जाऊँ? नहीं। तो इससे जाहिर सी बात है कस्टमर रिटेंशन रिड्यूस हो जाएगा, दैट्स व्हाई कि सीबीएस इज रिक्वायर्ड। तो डायनामिक कस्टमर हमारे पास, डायनामिक चेंजेस हमारा होता है, दैट्स व्हाई द रिक्वायर्ड टू इंप्रूव द सिंपली बैंकिंग प्रोसेस सो दैट बैंक स्टाफ कैन फोकस ऑन सेल्स एंड मार्केट। बिल्कुल, इसे नॉर्मल बैंकिंग डिपॉजिट और विड्रॉ वाला काम के लिए इंप्लॉय फंसेगा नहीं, उसको और भी काम करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट, टू इंप्रूव द सिंपली बैंकिंग प्रोसेस, ताकि बैंक इंप्लॉय किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाए। कन्वीनियंस टू कस्टमर एज वेल एज बैंक और कस्टमर दोनों के लिए अच्छा है। जाहिर सी बात है कि हम लोग को कहीं ये जाने की आवश्यकता होती नहीं है। तो ये वाला पार्ट मैंने, अगला है टू एक्सपेंड प्रोसेस इन रूरल एंड रिमोट एरिया। बेसिक एलिमेंट सीबीएस दैट कैन हेल्प कस्टमर्स आर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या आपको बताया, तो ये सारा टू एक्सपेंड प्रेजेंस इन रूरल एंड रिमोट एरिया, बेसिक एलिमेंट सीबीएसई दैट हेल्प कस्टमर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। तो ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे बेनिफिट आपको दिया जा रहा है, दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ तो टू मीट ऑफ द डायनामिकली चेंज मार्केट कस्टमर टू इंप्रूव एंड सिंपलिटी बैंकिंग प्रोसेस दैट द बैंक स्टाफ कैन फोकस ऑन द मोबाइल बैंकिंग है, एटीएम हो गया, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल कियोस्क सिस्टम है, फंड ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस, एमपी, ये सब के लिए हमारा क्या है? तो सीबीएसई इज रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सीबीएसई है जो इन सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल मेरा कर रहा होता है, दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, आते हैं बेनिफिट ऑफ कोर बैंकिंग। बेनिफिट ऑफ कस्टमर के लिए बात करते हैं, कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे क्विक सर्विसेज एट द बैंक काउंटर पर कस्टमर को क्या मिल रहा है? तो क्विक सर्विस मिल रहा है। एनीवेयर बैंकिंग फॉर एलिमिनेटिंग ब्रांच बैंकिंग अवेलेबल है, उसको प्रोवाइड बैंकिंग 24/7 बैंकिंग सर्विस अवेलेबल है। अब फास्ट पेमेंट प्रोसेसिंग मिल रहा है उसको, ये इसके लिए एडवांटेज है। एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग थ्रू एटीएम उसको दिया जा रहा है। ऑल ब्रांच एक्सेस एप्लीकेशन फ्रॉम सेंट्रल सर्विस डेटा सेंटर, कोई भी ब्रांच को एक्सेस किया जा रहा है। सीबीएस इज वेरी हेल्पफुल टू पीपल लिविंग इन रूरल एरिया, खासकर ग्रामीण लोगों के लिए सीबीएसई में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही अगर मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो उसके लिए क्या प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन विद इन द बैंक एंड ब्रांचेज। उसके बाद क्या है? रिटेंशन ऑफ कस्टमर थ्रू द बेटर कस्टमर, बिल्कुल डेटा कस्टमर रिटेंशन यहाँ पे बन जाता है। एक्यूरेसी इन ट्रांजैक्शन मिनिमम एरर, तो एक्यूरेसी बन जाता है, तो ये बैंकिंग के लिए भी हमारे लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो ये हमारा कोर बैंकिंग है। उसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं, ये सारे हो गए सर्विसेज के, थोड़ा सा सर्वर के बारे में, ठीक है। वेब सर्वर के बारे में, वेब सर्वर क्या है अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो वेब सर्वर इज अ प्रोग्राम दैट यूज HTTP टू सर्व द फाइल इन दैट फॉर्म ऑन द वेब बेस्ड टू यूजर इन रिस्पॉन्स टू देयर रिक्वेस्ट व्हिच इज फॉरवर्ड टू द HTTP क्लाइंट। वेब सर्वर क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल क्या है कि यूजर किसी भी, आप ऐसे समझिए, HTTP पहले क्या वो देखिए, HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल है, याद रखिएगा, एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज किया था वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, जिसका यूज किया था वेब पेज को एक्सेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेब पेज को एक्सेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये इसके बारे में हो गया, ठीक है। वेब पेज को एक्सेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, दैट इज द वे। अब ये वेब पेज को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल HTTP मेरे पास है, HTTP मेरे पास है। अब है HTTP क्या क्या, किसी वेब पेज को रिक्वेस्ट किया। अब ये वेब पेज कहाँ है? तो वो मेरा वेब सर्वर है। तो ये वेब सर्वर यही होगा, सर्वर कहने का मतलब कंप्यूटर ही होता है। सर्वर दैट मीन्स वो कंप्यूटर जो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो एक ऐसा कंप्यूटर जिसपे वो वेबसाइट रखा हुआ है और कोई भी क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको सर्विसेज दे रहा है। तो क्लाइंट को सर्विस देता है जो HTTP के थ्रू आता है, वो काम कौन करता है? वो मेरा वेब
सर्वर करता है। इसी के प्रकार हमारा हो गया एप्लीकेशन सर्वर। से एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है, सिंपल सा बात बेचिएगा, हम यूजर हैं, हम किसी ऐप पे हम जाते हैं, हम किसी ऐप पे जा, मान लीजिए किसी बैंक पे जाते हैं और फिर ये डेटाबेस पे करें, तो ये ऐप जो हमारा है ना, ऐप कहने का मतलब है कि जो भी आपका बैंक का बैंक सर्वर, तो यही अब ये जो एप्लीकेशन है इसका भी डेटा किसी कंप्यूटर में स्टोर किया गया। भाई कितने, वो एक तरह से वेब पेज होता है जो भी वेब एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। तो एप्लीकेशन सर्वर क्या हो गया, एक ऐसा सर्वर जो रिकॉर्ड किसका रख रहा है, तो हमारे एप्लीकेशंस का रख रहा है। जैसे कोई भी बैंक ऐप के बारे में बात कर रहे हैं, जितनी सर्विसेज दी जा रही है उसको ये रिकॉर्ड कीप आउट कर रहा है, ठीक है। तो वो मेरा एप्लीकेशन सर्वर हो गया। तो वेब सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर, फिर आपका होता है डेटाबेस सर्वर, फाइनली आपका डेटाबेस सर्वर होता है। तो डेटाबेस सर्वर क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर जो बेसिकली इस एप्लीकेशन से जो भी डेटा आता है उसको रिकॉर्ड, इससे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता, ये क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के मेन सर्वर रूम में रखा रहता है। सिंपल सा बात है कि हम बैंक पे गए, ठीक है, बैंक पे गए और मैंने अपना जो भी मेरे को दिखना है कि मेरा बैलेंस इतना है, मुझे लोन इतना ऑफर एंड ऑल, तो वो एप्लीकेशन पे ही, लेकिन उसका एक्चुअल डेटा किसी डेटाबेस में रखा गया। डेटाबेस दैट मींस वो भी एक कंप्यूटर ही है जो बीइंग ए सर्वर कहीं काम कर रहा है। तो जो डेटा को हैंडल कर रहा है वो डेटाबेस सर्वर हो गया। हम किसी भी सर्विसेज के लिए जा रहे हैं तो बीइंग ए क्लाइंट हम गए, सबसे पहले एप्लीकेशन पे, वहां पे पहुंचने का काम कौन करवाया, तो वेब सर्वर करवाया, वहां पे एप्लीकेशन चल रहा है। अब एप्लीकेशन सर्वर के सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रहा है, जो भी है हमारा, हम ट्रांजैक्शन का काम कर रहे हैं वो सर्विसेज है। अब ये एक्चुअल जो डेटा जनरेट हो रहा है या डेटा क्रिएट हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो भी हो रहा है वो कहां पे हैंडल किया जा रहा है, तो वो मेरा डेटाबेस सर्वर में किया था, ना कि एप्लीकेशन सर्वर में, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये लॉजिक यहां पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। दैट इज द यूज ऑफ एप्लीकेशन डेटाबेस सर्वर भी ऑलरेडी हम। अब बात करते हैं एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एप्लीकेशन सर्वर एंड कोऑर्डिनेशन विद हेल्प डेस्क फॉर द रिजॉल्विंग, ठीक है, बिल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन सर्वर एंड अकॉर्डिंग विद द हेल्प डेस्क फॉर रिजॉल्विंग कंपैरिजन द मेन ड्यूटीज ऑफ एन एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एप्लीकेशन सर्वर एंड कोऑर्डिनेटिंग विद हेल्प डेस्क, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ, ये काम क्या करता है अगर देखा जाए तो बिल्ड करता है, मेंटेन करता है क्या, एप्लीकेशन सर्वर को है। तो ये एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जो आपका ऐप है उसको हैंडल करके कोई तो एडमिन होगा, एडमिन चेंजेस करना है ऐप में कि नहीं यार मैं चाह रहा हूं कि इस कस्टमर को ये फैसिलिटी ऐड ऑन कर दूं, इस फैसिलिटी को रिवॉक कर दूं, इस फैसिलिटी को मैं इंक्रीज कर दूं। तो ये तरह तरह की जो फैसिलिटी जो यहाँ पे दी जाएगी वो किसके थ्रू दी जाएगी, वो कोई तो ऐसा सोलर अथॉरिटी होगा जो सबको हैंडल कर रहा होगा, तो वो मेरा कौन है, वो मेरा एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है। तो एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो बिल्ड करता है, मेंटेन करता है एप्लीकेशन सर्वर एंड कोऑर्डिनेट विद द हेल्प डेस्क फॉर रिजॉल्विंग कंप्रेस द मेन ड्यूटीज ऑफ एन एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये काम इसका हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, अगला सेगमेंट, अगर प्रोवाइड रेगुलर प्रोजेक्ट स्टेटस एस्टिमेशन, इसका काम क्या है वो देख सकते हैं यहाँ पे। प्रोवाइड सपोर्ट इन एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में काम क्या है, तो ये मेरा रेगुलर प्रोजेक्ट स्टेटस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सपोर्ट इन क्वालिटी एक्योरेंस पे काम करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट विद द आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से काम करेगा, प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट भी ये दे रहा होगा, ठीक है। प्रोवाइड असिस्टेंट टू द ऑनगोइंग वेब पेजेस को दे रहा होगा, सपोर्ट इन हाउस डेवलपमेंट भी ये कर रहा होगा। तो ये सारे वर्किंग टू एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद बात करते हैं डेटाबेस, तो ये किसका होगा, ये एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का रोल हो गया, ठीक है। क्या क्या काम कर रहा है, तो रेगुलर प्रोजेक्ट प्रोवाइड क्या करता है, रेगुलर प्रोजेक्ट स्टेटस, ठीक है, जो भी इसका प्रोजेक्ट चला उसका रेगुलर अपडेट देना, सपोर्ट इन क्वालिटी एक्योरेंस पे काम करना, क्वालिटी एक्योरेंस पे काम, कोऑर्डिनेट विद द आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट टू द, तो आईटी सिस्टम से कोऑर्डिनेट करना, प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू द वायरलेस रिमोट डेटा इंटरनेट, ये काम करता है। प्रोवाइड असिस्टेंट टू एन ऑनगोइंग वेब पेज डेवलपमेंट, ये असिस्टेंट करेगा टू ऑनगोइंग वेब पेज डेवलपमेंट में, सपोर्ट करेगा वेब डेवलपमेंट स्प्रेडशीट प्रोग्राम एंड डेटाबेस पे। तो ये सारा काम हो गया इसके बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, दैट इज द वे, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात कर रहे हैं किस पे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करें, उसके बाद हम बात करेंगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल डेटा डायरेक्ट और परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू द मेंटेनिंग ए सक्सेसफुल डेटाबेस एनवायरनमेंट, ठीक है, इसका काम यही है, ठीक है। तो इसका काम डेटा एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्टली और परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू द मेंटेन सक्सेसफुल डेटाबेस एनवायरनमेंट, रिस्पांसिबिलिटी टू इंक्लूड डिजाइन इस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीए जिसको हम लोग कहते हैं, डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसकी दिमाग होती है डेटाबेस को क्या करना, तो याद रखिएगा इंप्लीमेंटिंग मेंटेनिंग द डेटाबेस सिस्टम, एस्टैब्लिशिंग पॉलिसी प्रोसीजर पार्सनिंग टू द मैनेजमेंट सिक्योरली एंड मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉय इन द डेटाबेस। यानी डेटाबेस का हॉल एंड सॉल जो अथॉरिटी होता है वो कौन होता है, वो मेरा डीबीए ही होता है। डेटाबेस का हॉल सॉल अथॉरिटी है वो मेरा कौन है, वो मेरा डीबीए ही होता है, ठीक है। चलिए तो ये वाला पॉइंट, चलिए तो ये हो गया इसके बारे में। तो यूज डेटाबेस सिस्टम को सबको ये ओवरऑल हैंडल यही करता है। अगला है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पांसिबिलिटी कैन इंक्लूड द फॉलोइंग टास्क, इंस्टॉलिंग एंड अपग्रेडिंग द डेटाबेस सर्वर, इसका काम क्या है कि डेटाबेस को इंस्टॉल करना और अपग्रेड करना, ये इसी का काम है। एलोकेशन सिस्टम स्टोरेज प्लानिंग, ठीक है, एलोकेशन सिस्टम स्टोरेज एंड प्लानिंग, फ्यूचर स्टोरेज रिक्वायर्ड फॉर द डेटाबेस सिस्टम, मॉडिफाइंग द डेटाबेस स्ट्रक्चर, ठीक, आप एलोकेट करते हैं सिस्टम स्टोरेज का और प्लान करते हैं फ्यूचर स्टोरेज मैनेजमेंट का, ये इसका काम हो गया। मॉडिफाइंग द डेटाबेस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना, नेसेसरी फ्रॉम द फॉर्म गिवन, इनरोलिंग यूजर एंड मेंटेनिंग सिस्टम सिक्योरिटी करता है, मेंटेन करता है सिस्टम सिक्योरिटी मेंटेनेंस, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द डेटाबेस वेंडर लाइसेंस एग्रीमेंट, ये इंश्योर, ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, अगला पार्ट क्या है, तो ये सब हो गया किसका, ये डेटाबेस
एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो गया। नेक्स्ट हम कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग यूजर एक्सेस टू द डेटाबेस, कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, कौन सा यूजर को एक्सेस देना है डेटाबेस का, किसको नहीं देना, ये काम कौन करता है, ये डीबीए ही करता है। मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस में कितने डेटा ऐड हो रहे हैं, कितने रिमूव हो रहे हैं, दैट इज द ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट हो गया। प्लानिंग द बैकअप एंड रिकवरी डेटाबेस, अगर इन केस डेटाबेस क्रैश कर जाए तो भाई उसकी जिम्मेदारी किसके पास होगी, डीबीए के पास होगी, इसलिए उसका बैकअप लेके रखना। मेंटेन आर्चिव डेटा यानी कि सेव करके रखना। बैकिंग ऑफ द रिस्टोरिंग डेटाबेस, रिस्टोर करना डेटाबेस का। कॉन्टैक्टिंग डेटाबेस वेंडर के बारे में बात है, टेक्निकल सपोर्ट, डेटाबेस का वेंडर के बारे में बात कर, टेक्निकल सपोर्ट देने का भी काम इसका है। जनरेटिंग वेरियस रिपोर्ट फॉर क्वेरिंग फ्रॉम द डेटाबेस एज पर द नीड, वेरियस रिपोर्ट को जनरेट करने का भी काम कौन करता है, तो ये मेरा यही करता है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, डेटा स्टोरेज डिवाइस। डेटा स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या आ जाता है, मैग्नेटिक में कौन कौन आता है डेटा, देखो मैग्नेटिक डिस्क में आ जाता है, मैग्नेटिक डिस्क में हमारा कौन कौन आता है, तो आपका हार्ड डिस्क आ जाता है, ठीक है, हार्ड डिस्क आ जाता है। हार्ड डिस्क में आपका क्या, हार्ड डिस्क में दो एसएसडी होता है और एक आपका एचडीडी होता है। एचडीडी होता है, एसएसडी आपका होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये हमारा होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और एचडीडी मेरा होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क और ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये मेरा यहाँ पे आता है, दैट इज कॉल्ड द हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये एचडीडी हो गया और ये मेरा एसएसडी हो गया, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया और ये मेरा एसडीडी हो गया, दैट इज द पॉइंट ऑफ आई आपको समझ में आया। इसके अलावा और क्या आता है, तो फ्लॉपी डिस्क आ जाता है, यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क आ जाता है, जिप डिस्क आ जाता है, फ्लॉपी डिस्क हो गया, जिप डिस्क हो गया, या फिर मैं आगे अगर मैं बात करता हूँ फ्लॉपी डिस्क हो गया, या फिर मैं जिप डिस्क के बारे में बात करता हूँ, या फिर मैं बात करता हूँ ये सब ETC, ये सब इस कैटेगरी में आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरा ऑप्टिकल में क्या क्या आता है, अगर मैं बात करता हूँ ऑप्टिकल में क्या क्या आता है, ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या आता है, थोड़ा उसके बाद बात, ऑप्टिकल डिस्क में मेरा CD आता है, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क में मेरा, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क में मेरा क्या क्या आता है, तो ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, तो ऑप्टिकल डिस्क में मेरा आ जाता है CD आ जाता है, DVD आ जाता है, ठीक है, CD है, DVD है, BRD है, CD है, DVD है, BRD हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, BRD हो गया, ये सब इसके बारे में हो गया। HVD हो गया, ये सब इसके बारे में हो गया। CD के भी टाइप होते हैं, जैसे CD-ROM होता है, CD-ROM होता है, CD-WORM होता है, CD-WORM होता है, ठीक है। उसके बाद CD-RW होता है, CD-RW होता है, ये सब इसके। तो रीड ऑनली, ये CD-ROM का मतलब रीड ऑनली मेमोरी, राइट वन, WRM का मतलब राइट वंस रीड मेनी, CD-RW का मतलब रीराइटेबल या रीडेबल राइटेबल भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। और DVD क्या होगा, डिजिटल वीडियो डिस्क, DVD का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क बोलो, डिजिटल वीडियो डिस्क बोलो या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलो। BRD का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क है, ये इसका मतलब होता है, ब्लू रे डिस्क है वो इसका मतलब होता है। HVD का मतलब होता है होलोग्राफिकल, होलोग्राफिकल, ठीक है, होलोग्राफिकल वर्सटाइल डिस्क, होलोग्राफिकल वर्सटाइल डिस्क, ये होता है इसके बारे में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये चीज़ें क्या होती है। तो CD DVD हो गया। उसके बाद फ्लैश ड्राइव हमारा होता है, फ्लैश ड्राइव मेरा होता है, और फ्लैश ड्राइव में मेरा क्या होता है, तो पेन ड्राइव आ जाता है, पेन ड्राइव आ जाता है, SD कार्ड आता है, ठीक है। ये सब जो मेरा ये ETC, ये सब मेरा क्या, ये सब मेरा इसी कैटेगरी में आता है, दैट इज द यूज ऑफ थिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारा, ठीक है। उसके बाद हम, ये हो गया आपका सारा क्या, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। और हाँ, एक चीज़ और रख लीजिएगा, क्लाउड के बारे में। कल वाली वीडियो एक बार आप लोग देखे होंगे, क्लाउड के बारे में चर्चा किए थे शायद वहाँ पे, ठीक है। तो क्लाउड स्टोरेज जो है वो भी इसका पार्ट होता है, क्लाउड स्टोरेज है वो भी इसका पार्ट होता है। क्लाउड स्टोरेज करते हैं, क्लाउड स्टोरेज मेरा टाइप आ जाता है। थोड़ा सा क्लाउड के बारे में डिस्कस कर देते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो क्लाउड याद रखिएगा, बेसिकली सर्विसेज के बारे में, सर्विसेज कल की वीडियो में शायद चर्चा हुआ था। सर्विसेज क्या होता है, IaaS होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और SaaS होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। तो ये 3 तरह के सर्विसेज है। कितने प्रकार का होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है, पब्लिक क्लाउड होता है, प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, और तीसरा होता है प्रोटेक्टेड होता है। प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड है, ये इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड है, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। तो ये हमारे क्लाउड के टाइप हो गए। तो ये सब स्टोरेज के बाद, उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट आता है मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेटलमेंट सिस्टम में क्या आता है, MICR आता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन आता है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, CTS है, क्लियरिंग ट्रांसफर सिस्टम, ये मेरा आ गया यहाँ पे। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा सिस्टम है। ये क्या है, द 2 टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड, जो 2 तरह का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं क्लियरिंग के लिए, MICR और OCR में यूज़ करते हैं। इसको हम लोग ऑटोमेटिक क्लियरिंग सिस्टम भी कहते हैं इंडिया में। इन इंडिया MSR यूज टू क्लियरिंग द चेक। इंडिया में जो MICR का इस्तेमाल किया था वो चेक को क्लियर किया जाता है। इस सिस्टम में क्या था, पेपर यूज फॉर प्रिंटिंग द चेक, दिस चेक इज प्रपोज्ड इन द हाई स्पीड मशीन। तो ये सिंपल सा बात है कि हमारे इंडिया में MICR OCR का इस्तेमाल किया, मतलब MICR OCR है, दोनों है, दोनों है क्लियरिंग सिस्टम। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी MICR का, लेकिन हमारे देश में क्या MICR का इस्तेमाल किया था, क्यों, चेक वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, चेक वेरिफिकेशन का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे चेक वेरिफिकेशन जो अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसे मैं बोला कि किसी सिस्टम में जाके इनरोल करता, तो कौन सा सिस्टम वहाँ पे काम करता है, तो सिस्टम कंपोनेंट ऑफ MICR चेक का इस्तेमाल किया था, इनकोडर का इस्तेमाल किया था। ये एक तरह का मशीन है जो यूज टू राइट द मैग्नेटिक इंक डिटेल ऑफ द चेक इन द लोअर बैंड, ठीक है। नीचे जो डिटेल लिखा रहता है उसको ये रीड करता है कि भाई वो सही है कि नहीं। उसका चेक रीडिंग कम शॉर्ट है, उसका चेक को रीड किया जाता है किसी मशीन के द्वारा, उसके सारे डिजिट को, जैसे कि वहाँ पे अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है, ये सबको वेरीफाई करने का काम कर। तो इनकोडर है जो मैग्नेटिक इंक लाइन को डालता है। बाकी MICR कोड में कितने डिजिट होते हैं ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं,
जीए कैंडिडेट, आप बैंकिंग है तो इतना पता होगा कि कितने डिजिट होता है, किस डिजिट का क्या मतलब होता है, ठीक है, वो पार्ट होगा। तो हम मेरे दो डिवाइस है, एक इनकोडर है और एक चेक रीडर कम सॉर्टर, ठीक है, चेक रीडर कम सॉर्टर, दो तरह का डिवाइस का इस्तेमाल किया था सेटलमेंट में। उसके बाद बात करते हैं डेबिट क्लियरिंग सिस्टम पे। अगर हम बात करते हैं तो डेबिट क्लियरिंग सिस्टम क्या है? यूजर ऑफ एनी डेबिट क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है, यूजर यूटिलिटी लाइक टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस etc has to make regular and periodically payment in the services provider with a view to make a three payment easy. The service provider obtain the automatically from the customer to debit his bank account. The service provider then submit the letter of the authority to the bank. देखो डेब्ट क्लियरिंग क्या होता है? डेब्ट क्लियरिंग मोबाइल रिचार्ज कर रही है, ये सब डेब्ट क्लियरिंग के सिस्टम में आएगा। यहाँ पे क्या कैसे ये किया जाता है? तो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है सबमिट करता है लेटर टू द अथॉरिटी टू द बैंक। जो सर्विस मान लो कि फोन पे हो गया या गूगल पे हो गया, फोन पे गूगल पे क्या करता है? वो बैंकर को क्या लेटर जो अथॉरिटी टू द बैंकर को देता है लेटर। उसके बाद क्या होता है? द सर्विस प्रोवाइडर यानी कि फोन पे वाला क्या करता है? स्टिपुलेटेड इंटरविल रेज द डेब्ट ऑन द कस्टमर टू द सर्विस टू प्रोवाइडर। उसके बाद क्या होता है? द लिस्ट इज गिवन टू द बैंक ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर हु इज टू कम सबमिटेड द लिस्ट टू द अदर बैंकर जस्ट लाइक ए नॉर्मल क्लियरिंग, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अलग अलग सबका दोनों का अलग अलग बैंक होगा भाई, फोन पे का अलग बैंक में हैंडल अकाउंट कुछ और होगा, तो वो दोनों के बीच में सेटलमेंट करने के लिए लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाता है। द डेबिट आर पास्ड ऑन द रिस्पेक्टिव ब्रांचेस फॉर डेब्ट ऑफ कस्टमर अकाउंट। द सर्विस प्रोवाइडर सेंड इट बिल डायरेक्ट टू द कस्टमर। इसमें सर्विस क्या होता है? डायरेक्ट कस्टमर को बिल ये भेजा जाता है, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ डेबिट क्लियरिंग सिस्टम, डेबिट क्लियरिंग सिस्टम मतलब यही समझिए फोन पे गूगल पे हमारा इसी कैटेगरी में आता है। कैसे काम करता है वो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है। द कस्टमर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप ट्रैक ऑफ द बिल्स। बहुत अच्छा, डेबिट क्लियरिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि मेरा बिजली बिल का डेट खत्म होने से पहले मुझे नोटिफिकेशन आता है, मेरा मोबाइल रिचार्ज मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है। क्यों? तो ये हमें किसी तरह का रिक्वायरमेंट नहीं रखना है कब मेरा बिल जा रहा है, कब खत्म हो रहा है, तुरंत नोटिफिकेशन ये आपको देता है और अपना बिल पेमेंट कर लीजिए। दैट इज द बेनिफिट फॉर अस। आफ्टर दिस प्रोसेस सेव कॉस्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग इंश्योरिंग टाइमली डिस्पैच ऑफ बिल एंड फ्लो ऑफ पेमेंट। द सिस्टम आर हेल्प इन बैंक इन सेविंग एक्सपेंडिचर यूज ऑफ चेक बुक मेकिंग यूटिलिटी पेमेंट, ठीक है। तो ये इसका काम हो गया। नेक्स्ट सेंटर द क्रेडिट क्लियरिंग सिस्टम। क्रेडिट क्लियरिंग सिस्टम क्या है? इज एप्लीकेशन टू इंस्टांस वेयर अ कंपनी रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर इन्वेस्टर periodically dividend interest which are generally to smaller amount. In this case of company obtain letter of authority to pay the dividend internet, ठीक है, electronically whenever the dividend जो होता है are to be paid, the company prepare a list of customer city wise, bank wise and branch wise, ठीक है। the amount is also handed over the bankers along with the list। वही मतलब ये लोन क्लियरिंग सिस्टम के बारे में, ये लोन क्लियरिंग सिस्टम दैट इज द क्रेडिट क्लियरिंग सिस्टम। उसके बाद आता है क्रेडिट क्लियरिंग सिस्टम में और क्या क्या आ जाता है? तो आरटीजीएस भी यहाँ पे आता है। तो आरटीजीएस कैसे काम करता है? रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट है। तो आरटीजीएस सिस्टम कैन ऑफर अ पावरफुल मैकेनिज्म ऑफ लिमिटिंग सेटलमेंट of systematical risk in the bank settlement process because they can effect final settlement of individual funds transfer on a continuous basis during the processing. It additional RTGS can contribute to the reduction of settlement risk is securely and foreign exchange transaction by providing a basic of delivery versus payment, ठीक है। तो RTGS एक बार आप go through करना। RTGS can offer a powerful mechanism for limiting settlement and systematical risk in the interbank settlement process because they can effect final settlement of individual fund transfer on a continuous basis during the ये सेम डे पे ये काम करता है। आरटीजीएस कैन कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ सेटलमेंट रिस्क सिक्योरिटी। इसका जो यूज है ये हमारा सिक्योरिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज में भी ये मदद करता है, जिससे फायदा ये है कि थोड़ा सा सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी रिस्क को ये ज्यादा हैंडल करता है, ठीक है। कहता है बेसिक ऑफ डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट और पेमेंट वर्सेस पेमेंट पे काम करता है। इसके जो काम करने का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? तो डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, ठीक है, डिलीवरी करेंगे पेमेंट के अगेंस्ट और पेमेंट वर्सेस पेमेंट और पेमेंट करेंगे पेमेंट करेंगे, ये दो मैकेनिज्म पे काम करता है कौन? तो आरटीजीएस होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं अगला क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एनईएफटी। एनईएफटी क्या करता है? एनईएफटी आपको पता है, आप इसको इसका ट्रैकिंग सिस्टम कैसा है? तो एनईएफटी द रिमीटर कैन ट्रैक द एनईएफटी ट्रांजैक्शन थ्रू द ओरिजिनल बैंक ब्रांच और इट्स सीएफ यूजिंग द यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर periodically at the time of initiating the fund transfer. It is possible for the original bank branch to keep track and aware of the status of the NEFT transaction at all time, ठीक है। बेनिफिट ऑफ यूजिंग एनईएफटी में यूज है इसका। तो एनईएफटी ऑफर मेनी एडवांटेज ओवर द अदर मोड ऑफ फंड ट्रांसफर। बेनिफिट क्या है एनईएफटी? तो एनईएफटी थोड़ा सा मतलब बैच प्रोसेसिंग पे काम कर रहा है, ये थोड़ा सा स्लोएस्ट है, लेकिन इसका है कि द रिमीटर नीड टू नोट सेंड द फिजिकल चेक और डिमांड ड्राफ्ट। तो एनईएफटी में हमें क्या करता है? फिजिकल चेक देने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती। द बेनिफिट नीड नॉट विजिट हिज ब्रांच डिपॉजिटरी एट द पेपर इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी काम यहाँ पे नहीं होता। तो ये हमारा हो गया एनईएफटी के बारे में। एनईएफटी भी हमारा इस्तेमाल किया जाता है। अगर यहाँ पे दो तीन चीजें मैं बात करना चाहूंगा। द रिमाइटर कैन ट्रैक द एनईएफटी ट्रांजेक्शन, वो ट्रैक कर सकता है तो इट्स सीएफसी यूजिंग द यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर पीरियडिकली एट द टाइम ऑफ इनिशियल फंड ट्रांसफर। इट इज पॉसिबल टू द ओरिजिनेट बैंक ब्रांच टू कीप ट्रैक एंड अवेयर ऑफ द स्टेटस ऑफ द एनईएफटी ट्रांसफर एट ऑल टाइम। ये इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मैं बात करता हूं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, अगर ये देखा जाए तो ये क्या क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे मेरा क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में है। आप भारत बिल पेमेंट सर्विसेज में इसका इस्तेमाल, तो ये भी आपका क्या है? एक तरह से आपका ट्रांसफर सिस्टम। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या है? नेटवर्क माइक्रो एटीएम यूजिंग द आधार ऑथेंटिकेशन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनाउंस द ट्रांजेक्शन ऑफ आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज भी ऑल्सो अवेलेबल इन इंडिया। हम लोग आधार कार्ड से भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये भी एक क्लियरिंग सिस्टम का टाइम हो गया। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, बिजली बिल आज भी ये हमारा चल रहा है। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिस्टम एनपीएस वन
वन स्टॉप इकोसिस्टम पेमेंट फॉर ऑल बिल्स प्रोवाइडिंग इंटरप्रेटेड एक्सेसिबिलिटी एनी टाइम एनीवेयर, ये मेरा एक्सेस करिए, इसका कीवर्ड भी है एनी टाइम एनीवेयर। बिल पेमेंट सर्विस टू ऑल कस्टमर प्रोवाइड इंस्टेंट कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट वाया SMS ऑन रिसिप्ट। तो ये मेरा भारत बिल, हम लोग बिजली बिल लेते हैं SMS के थ्रू, ये हमें नोटिफिकेशन देता है। तो वी कैन ट्रांसफर द अमाउंट बाय द आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, वी हैव द भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये दूसरा सिस्टम हो गया। तीसरा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तीसरे पे अगर मैं बात करता हूँ, तीसरा क्या है, भारत QR भी हमारे QR है, क्विक रिस्पॉन्स जिसको हम लोग कहते हैं। अगर मैं बात कॉमन QR कोड डेवलप बाय NPCI, ये सारा NPCI, ठीक है। कोलैबोरेशन विद अमेरिकन एक्सप्रेस का मास्टर कार्ड एंड वीजा फॉर इजी ऑफ पेमेंट इनटू, मतलब सेम टाइम पेमेंट करने का भारत QR मेरा आ गया। भीम UPI आ गया था, भीम जस्ट लाइक भीम UPI भी हम लोग यूज किए सब बहुत पहले। ये भीम इज अ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बाय NPCI, ये जैसे गूगल पे और मोबाइल, गूगल पे और फोन पे उसी तरह भीम ऐप था, ठीक है। तो क्लाइंट सॉफ्टवेयर फॉर द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यानी UPI पे ये काम करता है। ये UPI, ये नॉन NPS ऐप और फोन पे गूगल पे भी ये जस्ट लाइक गूगल पे उसी तरह ये है। उसका भीम आधार पे भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। भीम आधार पे इज आधार बेस्ड पेमेंट इंटरफेस विच अलाउ रियल टाइम पेमेंट टू मर्चेंट यूजिंग आधार नंबर, ठीक है। रियल टाइम मर्चेंट को आधार नंबर के हिसाब से कस्टमर देन थ्रू द बायोमेट्रिक, ये मेरा हो गया। चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम CTS सिस्टम भी हमारे पास अवेलेबल है। CTS बेस्ड ऑन द चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम वेयर चेक इमेज आर मैनेज इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइज डेटा आर कैप्चर एंड कोलैबोरेट बैंक ब्रांच विद ट्रांसमिटर इलेक्ट्रिक, यानी CTS सिस्टम क्या करता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सॉरी, तो ये मेरा हो गया। याद रखिए, चेक क्लियरिंग सिस्टम है बेस्ड ऑन द चेक ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम वेयर चेक इमेज एंड इन कैरेक्टर डेटा कैप्चर ऑन द कलेक्टिंग बैंक ब्रांचेस एंड ट्रांसमिटर इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्या है, इमीडिएट पेमेंट IMPS है जो मुझे 24/7 प्रोवाइड करता है। मोबाइल नंबर MMID के थ्रू भी हम लोग करते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर MMID के थ्रू भी हम लोग पैसा ट्रांसफर, तो ये अलग अलग तरीका है जिससे हम लोग अमाउंट को क्लियरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरीका है जो हम लोग अमाउंट क्लियरिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं, ये इसके बारे में हो गया, ठीक है, ठीक है। तो MMID का फुल फॉर्म मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल, ठीक है, ये मोबाइल होता है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर है, वो इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। अकाउंट नंबर एंड IFSC हो गया, अकाउंट नंबर, ठीक है। तो ये नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस है, ये सब हमारे क्लियरिंग हाउसेज हो गए, ठीक है। तो कौन से टेक्नोलॉजी पे कैसा काम किया था, कितने सारे टूल्स हैं जो इस्तेमाल किया था, किसके बेनिफिट है। जैसे आपको पता है कि 24/7 क्या जा सकता है, अब मेरा IMPS से 24 QR के क्या बेनिफिट हो गए, क्या बेनिफिट हो गया, भारत बिल पेमेंट का क्या बेनिफिट हो गया, इसके क्या यूजेज है, यही सबसे चीजें आपको वहां पे देखने को मिले। अब फुल फॉर्म तो नॉर्मल सा चीज है, वो बनेगा ही, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग जो है इसके यूजेस, काम करने का तरीका और वो किस कैटेगरी में आता है, ये पॉइंट। तो दिस इज द यूज ऑफ दिस, आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस इज एन इंस्टेंट रियल टाइम इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इंडिया। IMPS ऑफर इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस थ्रू द मोबाइल फोन। अनलाइक NEFT and RTGS, the services are available 24/7 throughout the year including bank holiday when initiate fund transfer via IMPS का 24/7 अवेलेबल है, कभी भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं विदिन 5 to 10, बस कुछ चार्जेस हमें देना पड़ता है, इसमें चार्जेस तो लगते हैं। अब IMPS इनोवेशन रियल टाइम पेमेंट सर्विसेज दैट आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक, द सर्विस ऑफर्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPC, the empowerment customer to transfer money initially through the bank and RBI authorization prepaid payment instrument across the India, ये इसके बारे में हो गया, ठीक है। बात करता हूँ बेनिफिट ऑफ IMPS क्या है, तो इंस्टेंट है, अवेलेबल 24/7, सेफ एंड सिक्योर है, इजिली एक्सेस और कॉस्ट इफेक्टिव है, चैनल, ठीक है। चलिए, सेंडिंग मनी करता है, रिसीव मनी कर सकता है, मर्चेंट पेमेंट कर सकता है, ग्रोसरी बिल कर सकता है, ट्रैवल एंड टिकटिंग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल्स कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, स्कूल एंड कॉलेज फी दे सकते हैं, मोबाइल टॉपअप कर सकते हैं, DTH रिचार्ज, ये सारी चीजें जो हमें यहाँ पे अवेलेबल है कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं फंड ट्रांसफर। चलिए, UPI हो गया, UPI प्लेटफॉर्म डेवलप बाय NPCI वेयर भारत इंटरफेस फॉर द मनी भीम इज एन ऐप डेवलप बाय NPCI दैट मेक सिंपली इजी एंड क्विक पेमेंट ट्रांजेक्शन यूजिंग UPI, ठीक है। तो UPI के थ्रू क्विक ट्रांसफर 24/7, ये अंडर UPI यू कैन मेक इंस्टेंट बैंक टू बैंक पेमेंट एंड पे एंड कलेक्ट मनी यूजिंग द जस्ट मोबाइल नंबर और वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू। अदर एग्जांपल UPI पेमेंट आदर्स, फोन पे, गूगल पे पेमेंट, ये सब आप लोग यूज। फीचर क्या है फोन पे का, अगर UPI का फीचर क्या क्या है, तो हम लोग पैसे भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट मनी कर सकते हैं, ठीक है। VPA वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कहने का मतलब है कि हम जब अकाउंट बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो इंस्टेंटली हमारा एक ID क्रिएट करता है, वो बताता है कि इस यूजर का अकाउंट नंबर ये, तो दैट इज अ वर्चुअल, वो हर ट्रांजेक्शन के अलग अलग क्रिएट करता है, दैट इज अ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ठीक है। रिक्वेस्ट मनी कर सकते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के बारे में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। Scan and pay, because user can pay by scanning the QR code through the scan and pay generate your QR code. User can check transaction history and also pending UPI collection amount if any, and approve, or user can also raise a complaint for the declined transaction by clicking report use with the profile हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। User can view the static QR and payment address, can also share the QR code. Profile भी हम लोग देख सकते हैं QR के कोड। बैंक अकाउंट चेक हम लोग चेक, यूजर कैन सी द बैंक अकाउंट लिंक विद यूजर। UPI में हमें ये भी उसका बैंक अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। यूजर कैन चेंज द बैंक अकाउंट लिंक विद भीम API by clicking change the account provider menu, हम लोग वो भी चेक, हम लोग बैलेंस चेक कर, क्या क्या सर्विसेज हमें मिल रही है UPI के थ्रू, ये सारे हमें ब्लॉक प्राइवेसी का ऑप्शन वहाँ पे है, प्राइवेसी, ठीक है। चलिए,
अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, अगर हमारे प्लास्टिक मनी, अगला जो टॉपिक है वो आपका है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में हमारा क्या आता है, क्रेडिट कार्ड है। प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, दिस इज मेनली जो यूज किए थे प्लास्टिक मनी फॉर्म में। ये 3 चीजें जो हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे होते हैं, दैट इज द प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक मनी क्या, क्रेडिट कार्ड है, तो द ट्रांजेक्शन पेमेंट सिस्टम विथ मनी एज अ मीडियम सेटलमेंट हैज बीन प्लेस्ड बाय द चेक। तो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम काम करने का है, क्रेडिट कार्ड इज द मॉडर्न सिस्टम बाय पेमेंट सिस्टम व्हिच हैज द लार्ज एक्सटेंशन रिप्लेसमेंट ट्रेडिशनल फॉर्म द पेमेंट के बाय कैश, चेक, इट इज वीजा एंड मास्टर कार्ड एसोसिएट विद द बैंक्स which deals its credit card, bank detail credit card, types of consumer loan revolving in nature, automatically renewing itself with the specific limit। तो कहने में क्रेडिट कार्ड भाषा समझना, आपको प्री लिमिट आपको देता है, प्रीपेड कह सकते हैं इसको, प्रीपेड टाइप के आपके सर्विसेज, आपके पास एक कार्ड इशू किया गया है, ठीक है, उसमें आपका प्री लिमिट असाइन किया गया है, प्री लिमिट असाइन किया गया है, और आप मल्टीपल सर्विसेज यहाँ पे यूटिलाइज कर, डिपेंड करता है क्रेडिट लिमिट कितना हो, प्रोफाइल पे डिपेंड। अगला है डेबिट कार्ड। डेबिट का आपका क्या है, जस्ट लाके पोस्ट है आपका, ठीक है, ये पोस्ट पेड अकाउंट में रहेगा, उतना ही हम खर्च कर पाएंगे, ये आपका है। तो डेबिट का इज द अनदर, हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, दिस कार्ड जस्ट लुक लाइक आवर काउंटर पार्ट क्रेडिट कार्ड and are processed as well as acceptable by the merchant in the same way। The debit card are a plastic card used at the point of sale। Debit card का point of sale पे हम उसमें स्वाइप पे the make payment generally to smaller amount and also obtaining cash, इस हम लोग कैश भी। The term debit generally associated with the deposit account। तो ये डिपोजिट अकाउंट करता है पर्सनल, ये मेरे पर्सनल अकाउंट में अमाउंट है उसी का ये यूज करता है, जबकि क्रेडिट कार्ड होता है वो पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट से पैसा यूज लिमिट जनरेट होता है। जस्ट वही क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड जो आप यूज कर रहे हैं, दोनों में क्या क्या फैसिलिटी हो दिमाग में रखना है। फिर स्मार्ट कार्ड के बारे में बात करें। स्मार्ट कार्ड क्या होता है, एक ऐसा कार्ड जो जिसमें एक चिप लगा होता है, ठीक है, जिसमें चिप लगा होता है उसको स्मार्ट कार्ड कहते हैं। ये आपकी अदर डिटेल को फिर ट्रैक आउट कर पाता है, इसमें ट्रैकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। तो स्मार्ट कार्ड आजकल हर जगह स्मार्ट कार्ड का अलग अलग फील्ड में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो स्मार्ट कार्ड और प्लास्टिक कार्ड जस्ट साइज ऑफ विजिटिंग कार्ड, इट लुक्स लाइक एनी अदर क्रेडिट कार्ड एंड मेनी डिफरेंट कार्ड्स, इट्स चिप इनेबल इट और रिवर्स द मैग्नेटिक स्ट्रिप, ठीक है। द एम ऑफ द स्मार्ट कार्ड इज टू रिप्लेस मल्टीपल नंबर ऑफ कार्ड्स विद वन और स्मार्ट कार्ड स्टोर्ड इन, यानी मल्टीपल चीजें एक जगह आपको दे रहा है, वो आपका स्मार्ट कार्ड के बारे में हो गया, ठीक है। क्या क्या इसकी स्मार्ट कार्ड के टाइप्स कितने होते हैं, तो स्टोर्ड वैल्यू कार्ड होता है, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड नॉन प्रीपेड कार्ड है, वैल्यू एडेड कार्ड, ठीक है। आपको बहुत बार हमारे ऑफिस में कभी स्पेसिफिक कार्ड दिया गया, उसमें 5000 की लिमिट है, 5000 तक खर्च कर, जो गिफ्ट कूपन वगैरह में दिया खर्च कर सकते हैं, तो स्टोर वैल्यू कार्ड हो गया। also known as prepaid card or cash credit card, this card either have a magnetic strip on a computer chip by which value is stored, which is available to the holder access permanently and retail locations। The consumer pay a bank or provider to the card for the card loaded with the value, ठीक है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड भी होता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड विद द कन्वेंशनल एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑल कंटेन मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड और द रिवर्स विद द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन 4 ट्रैक, 4 ट्रैक में वो लिखा होता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड भी कहते हैं। क्लोज एंड ओपन स्टोर्ड वैल्यू कार्ड, क्लोज एंड ओपन स्टोर्ड वैल्यू कार्ड होता है। इन अ क्लोज सिस्टम द वैल्यू ऑफ द स्टोर्ड कार्ड यूज्ड विद गुड एंड सर्विस ओनली इन अ स्पेसिफिक लोकेशन लाइक मास ट्रांसमिट सिस्टम फॉर फूड फोटोकॉपिंग बुक्स एंड। तो जैसे हम लोग बताया ना कि ऐप में वैल्यू डाल देना, ऐप में वैल्यू डाल देना, वॉलेट टाइप का चीज़ है, वो आपका हो गया क्लोज एंड ओपन स्टोर्ड वैल्यू कार्ड होता है, ठीक है। एक वॉलेट टाइप का, उसमें इतना अमाउंट डाल के आप यूज कर सकते हैं। यूपीआई लाइट एक तरह से आ गया, लेकिन कार्ड में तो स्टोर वैल्यू कार्ड जो प्रीपेड पे काम कर रहा है, मैग्नेटिक स्ट्रिप का स्ट्रिपिंग कार्ड पे काम कर रहा है। क्लोज एंड ओपन कार्ड होता है जो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप छोटे अमाउंट के इस्तेमाल, जस्ट लाइक यूपीआई लाइट की तरह, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पड़ता है सीवीवी नंबर्स, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जो दिया जाता है फॉर सिक्योरिटी रीजन से वहाँ पे, ठीक है। सीवीवी नंबर 3 डिजिट नंबर ऑन वीजा कार्ड है, ठीक है। अमेरिकन एक्सप्रेस ब्रांड में हमारा 4 डिजिट न्यूमेरिकल कोड होता है, ठीक है, कार्ड वेरिफिकेशन। उसके बाद रुपे कार्ड है। रुपे कार्ड आपका जस्ट लाइक मर्चेंट है, हमारा एक तरह का मर्चेंट हमारा, जैसे मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड, तो रुपे कार्ड हो गया। पेमेंट गेटवे सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है। द यूटिलिटी ऑफ पेमेंट गेटवे कैंट बी इग्नोर इन टुडेज टाइम वेयर इंटरनेट इज द की ऑफ एवरीथिंग, हैव द टेक्नोलॉजी द यूज टू सिक्योर योर ट्रांसफर एंड हैंड ऑन डिमांड टू सेट अप द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर पेमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो पेमेंट गेटवे एंड से गेटवे क्या है, जस्ट लाइक ए मीडिएटर। रुपे कार्ड भी हमारा इंडियन गेटवे, इसी तरह जैसे मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड भी हमारा हो रहा होता है। अब पेमेंट गेटवे हमारा क्या है, पेमेंट गेटवे इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड अ सिक्योर कनेक्शन टू द कैरी आउट द ट्रांजैक्शन प्रोसेस बिटवीन एन ई-कॉमर्स entity and the initiated merchant account। It verify account and decline is the transaction in real time or merchant behalf through the secure internet concept। The payment gateway form the basic of online। If you own an online store, without the payment gateway you cannot sell your product and service to your customer। यानी कि आपका पेमेंट स्पेसिफिक अकाउंट में सिक्योरली जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, तो वो मेरा था पेमेंट। रुपे कार्ड हमारे देश का है, ठीक है। डेटा इंक्रिप्शन टर्म, अब ये पेमेंट गेटवे में एक टर्म इसमें इंक्रिप्शन का, इंक्रिप्शन क्या होता है, तो डेटा इंक्रिप्शन वन ऑफ द मेन सिक्योर मेथड। अब वो पेमेंट सिक्योर, बेसिकली गेटवे का काम है, एक मीडिएटर का काम है, वो क्या करता है, उसका काम है कि सिक्योरली पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दे। अब ये सिक्योर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल इसमें बने होते हैं, उन्हीं में से एक हमारा डेटा इंक्रिप्शन भी होता है। सर डेटा इंक्रिप्शन क्या है, वन ऑफ द मेन सिक्योरली मेथड यूज्ड इन पेमेंट गेटवे। वंस यू एंटर योर कार्ड डिटेल इन योर पेमेंट गेटवे, इट्स गेट इंक्रिप्टेड बाय यूजिंग द गेटवे पब्लिक की। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात बताते हैं। हमारा क्या होता है, अगर मैंने किसी का पासवर्ड डाला है 1010, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको कोड कर दिया गया ये 0 इस पे, ठीक है, तो ये मेरा हो गया इंक्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड द इंक्रिप्शन, ठीक है। ये मेरा इंक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। और फिर ये रिसीवर को जो मिलता है x1 x, फिर इसको डिकोड किया जाता है, फिर ये इसको 1010 में, तो इसको मेरा डिक्रिप्शन कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डिक्रिप्शन कहते हैं। तो ये मेरा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, और ये पूरा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहता है, तो इसको हम लोग क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। इसको हम लोग क्रिप्टो
ग्राफी ये हम लोग कह रहे हो, तो दैट इज द कॉल्ड ऑफ क्रिप्टो। ये हो गया इसके बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। डेटा इंक्रिप्शन की टर्म क्या है ये आपने तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे दो टर्म यूजिंग पेमेंट गेटवे, यूजिंग पब्लिक की एंड प्राइवेट। तो पब्लिक की क्या होता है, पब्लिक की क्या है, अगर मैंने इसको इंक्रिप्ट किया तो सेम की का इस्तेमाल किया जाएगा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, सेम की का इस्तेमाल, सेम इंक्रिप्टेड की का इस्तेमाल किया जाएगा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, तो उसको पब्लिक की कहा जाता है। और जो सेम की का इस्तेमाल नहीं करता उसको प्राइवेट की कहते हैं। तो प्राइवेट की शेयरेबल नहीं होता है, पब्लिक की है, तो ये याद रखिएगा। सेम की पे अगर जो यूज कर रहा है उसको पब्लिक की हो गया, जो डिफरेंट की पे काम कर रहा है वो मेरा प्राइवेट की हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे और भी एसएसएल है, एक तरह का प्रोटोकॉल हमारा होता है। एसएसएल इज अ स्टैंडर्ड क्रिप्टोग्राफिक सिक्योर प्रोटोकॉल यूज्ड इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टू एस्टैब्लिश एन्क्रिप्शन लाइक बिटवीन अ वेब सर्वर। तो एसएसएल एक तरह का प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसका काम क्या करता है, क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज्ड इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टू एस्टैब्लिश एन्क्रिप्शन लिंक बिटवीन द वेब सर्वर एंड अ ब्राउजर। वेब सर्वर और ब्राउजर कहने का मतलब क्या हो गया, आप बैंक का सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंक का सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मान लीजिए मोजिला से आप यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, मोजिला से, तो ये यहाँ तक सिक्योरली जा सके, इसी के लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल काम करता है, दैट इज एसएसएल। एक टीएलएस भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा इसके बारे में हो गया, ठीक है। एसएसएल हमारा प्रोटोकॉल है जो वेब सर्वर ब्राउजर के बारे में। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल डी पे। मॉड्यूल डी पे हमारा क्या क्या है, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, बिजनेस कंटिन्यूएशन, डिस्क्रीट रिकवरी प्लानिंग, कंप्यूटर बिट डेटा और फिर गाइडलाइंस ऑन साइबर सिक्योरिटी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी पे बात क्या क्या है, तो मेरा फिजिकल सिक्योरिटी। सर फिजिकल सिक्योरिटी क्या होता है, द पॉइंट ऑफ कंट्रोलिंग फिजिकल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सिस्टम टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस फ्रॉम द गेटिंग नियर इनफ टू एक्सप्लॉइट द फिजिकल सिक्योरिटी के। अगर हम मान लीजिए कि अपने सर्वर को अगर हम सिक्योर कर रहे हैं फिजिकली इन सेंस कि मान लीजिए कि कोई इसको नुकसान ना पाए, कोई तोड़ ना दे, दैट इज अ फिजिकल सिक्योरिटी। गिव समवन एन अपॉर्चुनिटी टू कॉज द सिस्टम सिक्योरिटी इंक्लूडिंग लाइकली टू रिजल्ट इन सम फॉर्म लॉस एंड पुअर मैनेजमेंट, यानी कि फिजिकली यानी उसको सेव करना है, ठीक है, ताकि मेरा कोई राउटर ना कर दे या गेटवे। तो फिजिकल सिक्योरिटी एग्जिस्टिंग मशीन को सिक्योर कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस को इसको फिजिकली एक्सेस करके डैमेज ना कर दे, वो इसका पार्ट हो गया। लॉजिकल एक्सेस में क्या आ जाता है, लॉजिकल सिक्योरिटी में हमारा क्या होता है, सिंपल सा बात है कि अगर हम किसी बैंक को फिजिकली सिक्योर, फिजिकल सिक्योरिटी में क्या होगा, तो फिजिकल सिक्योरिटी में भाई कि हम उसको प्रोटेक्शन डाल दें, किसी तरह का उसको एक्सेसिंग ना हो पाए। इवन कि हम लोग हार्डवेयर वगैरह भी लगा, जैसे गेटवे लगा दिए, तो गेटवे एक तरह से फिजिकल सिक्योरिटी का ही पार्ट हो जाएगा। हम एटीएम प्रोटेक्शन में डाल दिए, गार्ड वार्ड तो चलो नॉर्मल बात है, लेकिन टेक्निकल टर्म बात करें, हम लोग फायरवॉल लगवा देते हैं, हम लोग गेटवे लगवा देते हैं, वो भी तो हार्डवेयर, गेटवे भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होता है, तो वो मेरा फिजिकल सिक्योरिटी का पार्ट। लॉजिकल सिक्योरिटी में क्या होगा, लॉजिकल सिक्योरिटी में होगा अगर हम पासवर्ड डाल देते हैं सिस्टम में, तो वो मेरा लॉजिकल सिक्योरिटी का पार्ट हो गया, ठीक है। हम ओटीपी या ओटीपी पे काम करते हैं, ये सब मेरा लॉजिकल सिक्योरिटी का पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ लॉजिकल सिक्योरिटी, ठीक है। ऑथेंटिकेशन से एक्चुअल वेरिफिकेशन पे काम करते हैं, ये कैप्चा कोड पे काम करते हैं, ओटीपी पे काम करते हैं, ये सब मेरा लॉजिकल सिक्योरिटी का पार्ट होता है, ठीक है। बाद मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो नेटवर्क सिक्योरिटी व्हाइल नेटवर्क एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एडवांसमेंट ओवर the standalone, the security risk is also higher, the very physical range of the network span lots of प्रॉब्लम। नेटवर्क सिक्योरिटी भी अगर मैं बात करता हूं तो नेटवर्क सिक्योरिटी में भी आपका फायरवॉल कंसीडर होगा, क्योंकि ये पूरे नेटवर्क को सिक्योर कर रहा है। फिजिकल स्पेसिफिक मशीन को सिक्योर करना, लॉजिकल बाय कोडिंग, आप ओटीपी पिन वगैरह जनरेट वो हो गया, और नेटवर्क सिक्योरिटी हम फायरवॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटीवायरस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब चीजें वो मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट हो जाता है। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो एंटीवायरस यहाँ पे आ जाएगा, और लॉजिकल फायरवॉल है वो यहाँ पे कंसिडर आउट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया है, थोड़ा सा बात, एक टर्म आता है यहाँ पे सिक्योरिटी के बारे में हो गया, तो एक है इंट्रोड्यूअर, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो इंट्रोड्यूसर कहने का मतलब है कि आपको किसी चीज के लिए आघात पहुंचाना, ऐसा बोल सकते हैं। तो फिजिकल इंट्रोड्यूसर, फिजिकली आघात क्या होता है, इफ एन इंट्रोड्यूसर हैव अ फिजिकल एक्सेस टू मशीन, अगर आपके सिस्टम का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का अगर फिजिकल एक्सेस कर रहा है तो वो हमारा क्या होगा, फिजिकल इंट्रोड्यूसर होगा, ठीक है। सिस्टम इंट्रोड्यूसर में क्या होता है, हैकिंग, इसमें क्या एज्यूम दैट द इंट्रोड्यूसर ऑलरेडी हैज अ लो प्रिविलेज और यूजर अकाउंट एंड द सिस्टम, इफ द सिस्टम डज नॉट हैव द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस दे आर गुड चांस टू इंट्रोड्यूसर विल हैव टू एबल टू यूज नाउ एक्सप्लेन, यानी कि सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के मतलब हैकिंग वाला पार्ट है वो इस पे आ जाएगा। रिमोट इंट्रोड्यूसर में क्या होता है, टाइप ऑफ हैकिंग इन्वॉल्व द इंट्रोड्यूसर हु अटेम्प्ट टू पेनिट्रेट अ सिस्टम, दूर से ही आपके सिस्टम को पेनिट्रेट, वो इसका पार्ट हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पे तो ये एक तरह से आपको सिक्योरिटी में आघात का पार्ट, तो ये फिजिकली किया जा सकता है, सिस्टम इंटरेक्शन, ठीक है। अब उसका रिमोट इंटरेक्शन भी यहाँ पे किया जा सकता है। उसके बाद पार्ट आता है फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल क्या है, अगर हम बात करते हैं, फायरवॉल हमारा एक प्रकार का ऐसा समझ सकते हैं, इस तरह का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है, प्रिवेंट करना फ्रॉम अनऑथराइज्ड अटैक से, प्रिवेंट करना अनऑथराइज्ड अटैक से, वो कौन करता है, तो वो मेरा फायरवॉल ही करता है। हम बात करते हैं कि फायरवॉल के कितने टाइप होते हैं, तो फायरवॉल को बेसिकली टाइप, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है। पैकेट फिल्टरिंग कहने का मतलब है कि इंटरनेट जो भी मैसेज आता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट आता है, तो पैकेट को फिल्टर करने के लिए जो इस्तेमाल किया है उसको पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल कहते हैं। उसके बाद मेरा क्या हो गया, अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो प्रॉक्सी फायरवॉल क्या होता है, तो प्रॉक्सी फायरवॉल हम लोग कहते हैं, प्रॉक्सी फायरवॉल आल्सो नोन एज एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल, फिल्टर नेटवर्क फिल्टर एज ओएसआई नेटवर्क मोड एप्लीकेशन प्रॉक्सी। प्रॉक्सी फायरवॉल मॉनिटर ट्रैफिक एज द एप्लीकेशन लेयर। प्रॉक्सी क्या होता है, इसको हम आसान भाषा में समझा देते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी कहने का मतलब ये हो गया कि हम किसी भी मेन सर्वर का एक डमी कॉपी बना के रखें, तो वो फायरवॉल भी जस्ट लाइक एक तरह का सर्वर ही होता है, लेकिन कैसा सर्वर होता है, डमी सर्वर। तो अलग अलग फायरवॉल, हम क्या करें, फायरवॉल का बेसिकली काम क्या होता है, कोई भी डेटा आ रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन, उसको फिल्टर करके अंदर एंटर। तो पैकेट फिल्टरिंग क्या होगा कि जितना भी
मैसेज आएगा उसको फिल्टर करेगा। प्रॉक्सी डमी सर्वर की पहले हमसे मिलो, ठीक है, मतलब मेन सर्वर का क्लाउड बना के रख देना, वो प्रॉक्सी फायरवॉल के पार्ट हो गया, ठीक है। आपका नेट फायरवॉल, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। बेसिकली एक आईपी एड्रेस का मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो भाई जाहिर सी बात है मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हर आईपी एड्रेस को फिल्टर करके उसको मतलब जितने भी आईपी एड्रेस का रिक्वेस्ट आ रहा है उसको फिल्टर करके हम एंटर करने दें, तो वो मेरा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर का काम है। फायरवॉल इज फंक्शन अलोकेटिंग पब्लिक एड्रेसेस टू अ ग्रुप ऑफ डिलीवरी डिवाइस विद नेटवर्क। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के बारे में बात करते हैं। आर इन चार्जेस ऑफ फिल्टरिंग, मॉनिटरिंग एंड ब्लॉकिंग डेटा पैकेज एज द पास थ्रू द वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल क्या होता है, किसी भी ऐप को मतलब फिल्टर करने से, हमारा बैंक वगैरह कोई भी ऐप है उसको, ठीक है। एनजीएफ होता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है। The next generation firewall is the most popular type of firewall available today because of significant improvement in storage space, memory, and processing speed. NGF spent the feature of trading firewall and crucial security functions such as intrusion expansion, यानी एंटी मालवेयर का भी, मतलब ये इन सबसे थोड़ा सा एडवांस है। और आज के डेट में ये वो बोला गया ना कि फिजिकल मेरा फिजिकल या सिस्टम इसी तरह का आघात बोल रहा है उसको ये प्रिवेंट करने का। वीपीएन, एंटी मालवेयर एंड इवन इंक्रिप्शन ट्रैफिक इंस्पेक्शन। द एबिलिटी ऑफ एनजीडब्ल्यू इज टू हैंडल द डीप पैकेट इंस्पेक्शन मींस द फायरवॉल कैन अनपैक एंड पैकेट डेटा टू प्रिवेंट एंड एनी पैकेट कंटेनिंग मैलिशियस डेटा फ्रॉम द प्रोसेसिंग। तो ये है कि थोड़ा सा उसे एडिशनल है और एंटी मालवेयर पे भी काम करता है, इंट्रैक्शन पे भी ये काम करने का काम करता है, दैट इज, ठीक है। आप प्लास्टिक मनी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये इसके बाद 2-3 चीज़ें हैं और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस, आप ये कल रात वाला भी सेशन आपने देखा होगा। नेटवर्क सिक्योरिटी से टर्मिनोलॉजी आपका बन, नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या होता है, अगर मैं बात करें मालवेयर हो गया। मालवेयर क्या होता है, तो मालवेयर हमारा एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, ठीक है। मालवेयर क्या होता है, तो याद रखिएगा सिक्योरिटी का ही पार्ट हो गया मालवेयर में। तो मालवेयर मेरा क्या होगा, नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट होता है, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट इज अ मैलिशियस प्रोग्राम व्हिच कैन डैमेज योर सिस्टम, वो मेरा मालवेयर। मालवेयर का ही एग्जांपल है वायरस है, वॉर्म है, वायरस हो गया, वॉर्म हो हमारा, ट्रोजन हॉर्स हो गया, स्पाईवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, ये सब मेरा इसका पार्ट हो गया। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले वायरस के बारे में, वायरस एक ऐसा मालवेयर है जिसकी फाइल के साथ अटैच हो गया था और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, इसका मकसद है फाइल को करप्ट करना। वॉर्म क्या होता है, रिमोटली अटैक करता है आपके सिस्टम में और इसका मकसद होता है आपके सिस्टम को स्लो डाउन करना। और वायरस क्या, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मालवेयर है जो एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है और ये आपका मतलब वैध सॉफ्टवेयर है, ये वैध लेकिन होता है ये अवैध ही, ठीक है, यानी कि आपका इन्फॉर्मेशन चोरी करने के लिए इस्तेमाल में किया था, दैट इज द ट्रोजन। स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर एक ऐसा मालवेयर है जब आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया, आपके सिस्टम से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्सेस करके किसी और को दे रहा है, तो वो मेरा स्पाईवेयर हो गया। रैंसमवेयर क्या होता है, रैंसमवेयर अगर आपके कंप्यूटर में अटैक कर गया तो ये आपके कंप्यूटर में अगर रैंसमवेयर अटैक कर गया तो रैंसमवेयर का काम ये होता है कि आपके सिस्टम से सेंसिटिव किसी फाइल को करप्ट कर देगा और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए रैंसम अमाउंट का डिमांड करेगा, यानी कि फिरौती की जो मांग करेगा उसे हम लोग रैंसमवेयर कहते हैं। ये 3 चीज हो गया। चौथा चीज पे आता है मेरा, अगर मैं बात करता हूं, एक टर्म होता है फिशिंग। फिशिंग कहने का मतलब होता है कि अगर तरह का ऑनलाइन फ्रॉड है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जाएगा जैसे बैंक डिटेल एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल वगैरह, तो वो आपका फिशिंग का पार्ट होता है। फिशिंग में आपका जैसे ईमेल फिशिंग हो गया, आपका एसएमएसिंग होता है, विशिंग होता है, ये सारे यानी एक तरह का फ्रॉड है जो आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करता है, ठीक है, ईमेल फिशिंग। उसके बाद एक टर्म होता है स्पूफिंग। स्पूफिंग में क्या होता है कि सम अननोन पर्सन प्रिटेंड टू बी ए नॉन पर्सन, ऐसा फोन का नंबर है वो आपका नहीं कोई और है, तो वो आजकल डीप फेक चला है, डीप फेक, तो आजकल एआई आया तो डीप फेक वीडियोस बनने लगे, लेकिन एआई से पहले हमारा कॉल आता था, आईपी का स्पूफ किया जाता था। स्पूफ मतलब क्लाउन बना देना, ठीक है। आईपी स्पूफिंग होता था, ईमेल स्पूफिंग होता था, कॉल स्पूफिंग होता है, आज के डेट में डीप फेक स्पूफिंग। एक और होता है आइडेंटिकल थेफ्ट होता है, एक ऐसा साइबर फ्रॉड जिसमें आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन आईडी और पासवर्ड दोनों को एक्सेस किया था, उसको हम लोग कहते हैं, हम लोग तीसरा पॉइंट इसमें मैंने क्या बोला, तो उसको हम लोग कह देते हैं आपका आइडेंटिकल थेफ्ट। तो ये सारे क्राइम, इसके बारे में भी आपसे एग्जाम पूछ, तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आई थिंक आपको मैंने 3-4 को कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ रिवाइज करने की कोशिश की, आपको ये समझ में आया होगा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज के लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वाले वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, और फिर लगते हैं फिर अगले एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।